नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह आपके प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ लेकर के वीकली करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला। इस श्रृंखला के बाद लगभग 1 महीने का करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं 4 से 5 वीडियोस में, और जो चीज़ें हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उसको हमने देखा है। तो नई श्रृंखला में नए साल पे फिर से शुरू करते हैं इसी टॉपिक को, वीकली करंट अफेयर्स को। ठीक है, इस सप्ताह में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको हम देखेंगे और फिर समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। ठीक है, इस बार इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ है। बाकी जो इवेंट होता है उसको लेकर के हम अलग से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे लेकर के आए थे जब मोदी जी गए थे अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर कुछ रहता है तो उसको बीच में हम लेकर के चले आएंगे। बाकी चलते हैं बिल्कुल समय ना गवाते हुए करंट अफेयर्स पे। कोशिश करेंगे कि हमेशा की तरह 1.5 2 घंटे का वीडियो ना जाए और जल्दी ही आपको करंट रिवीजन भी करवा दिया जाए। इससे होगा ये, पहली चीज़ तो आपका टॉपिक कवर होगा, और दूसरी चीज़ है कि आपका समय भी उतना कम नहीं जाएगा। सारे सप्ताह में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उनको निचोड़ के लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रखिएगा और देखिएगा कि वीडियो किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। मेंस प्रीटी दोनों के पर्सपेक्टिव से ही हम पेपर को समझेंगे, पेपर को समझ के ही हम करंट को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पहला जो इवेंट हुआ है, पहला टॉपिक हुआ है, वो हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम जानते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में, जो तिब्बत से निकलती है और फिर यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश के पास, फिर उसके बाद असम से फिर ये मेघालय और फिर जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इतना हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं। अच्छा, जैसे पाकिस्तान सिंध को लेकर के थोड़ा विचलित रहता है, उसी प्रकार से भारत को के दिमाग में हमेशा समस्या विचलित रहता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कह सकते हैं ना तो हमारे मित्र ना ही हमारे दोस्त जो चाइना है, वो ना हमारा मित्र है ना ही हमारा कह सकते हैं दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन तो नहीं कह सकते, हाँ बीच बीच में हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो जाता है, लेकिन उस प्रकार से कोई राइवलरी नहीं निकल करके आती है। यद्यपि हमने 1962 में वॉर देखा है दोनों कंट्रीज ने, लेकिन अब संबंध वापस में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसे दुश्मन नहीं कहेंगे, हम उसे दोस्त भी नहीं कह सकते, जैसे पास्ट में चीजें हुई हैं। तो हुआ यह है कि अब जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बना रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास में। अच्छा, इस डैम बनाने से होगा क्या? पहली बात तो जो डैम बना रहे हैं वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बन रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रही है चाइना सरकार। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास में। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब उससे होगा क्या? देखिए, डैम बनने से जो भी नदी में पानी आ रहा है उसको आप रोक सकते हैं। इसके अलावा पानी को अचानक से छोड़ भी सकते हैं। इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर उस डैम पे पानी को रोक दिया जाता है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, ये सारे जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये स्टेट सूखे से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज को, इनको प्रभावित कर सकती है। और अगर अचानक से चाइना पानी को छोड़ देता है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है। पूरा का पूरा क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में असम वाला एरिया है वो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि बाढ़ में बदल जाएगा, है ना, जिससे काफी तबाही भी हो सकती है। तो एक तरीके से वो इस डैम को वेपन के रूप में यूज कर सकता है ना। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इस बांध को बनाने के बाद आश्वासन दिया है भारत सरकार को वो उसका मकसद ऐसा नहीं है। उसका मकसद है हाइड्रो पावर जनरेट करना और ब्रह्मपुत्र जल की नदी को ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं उसको यूज करना। अच्छा, ये कोई पहला डैम नहीं होगा। इसके अलावा डैगू, जेक्सा और जियाचा, है ना, ये 3 प्रकार के डैम पर अभी भी ऑपरेशनल वर्क चल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही चाइना में इन 3 डैमों पर काम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा पिछले एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, सांगपो डैम को बना रहा है ना। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में बहती हुई आती है तो उसे टी सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तो फिर उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत भी एक डैम बना रहा है। ये डैम जो होगा कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो
चाइना में डैम बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, उसको यदि पानी रोका जाता है तो वापस में ये क्या करेगा, जो उसकी सहायक नदी होगी उनके साथ मिलकर के पानी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वेपन के रूप में उन्होंने पानी को अचानक से छोड़ दिया, तो वो डैम क्या करेगा, पानी के बहाव को एक सीमित मात्रा तक कंट्रोल करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। तो हुआ क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना है, कहां पर बना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यह डैम बना है। ठीक है, चाइना ने अप्रूवल दे दिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम को बनाने के लिए। किस पर, यारलुंग झांगपो, या इसको हम टी सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। टी सांगपो में यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, और यह होगा कहां, इंडियन बॉर्डर के पास, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, द डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द यारलुंग झांगपो रिवर या टी सांगपो रिवर। ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत में बहती है तो उसे क्या कहते हैं, टी सांगपो रिवर कहते हैं। ठीक है, ये डैम सिचुएटेड कहां होगा, तो तिब्बत में सिचुएटेड होगा। ठीक है, और कहां पर, हिमालयन रीजन में होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास में इसको लगाया गया है। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें हम देख चुके हैं। और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और फिर ये टी सांगपो के नाम से बहती है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये है आपकी गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा नाम से जानते हैं, और यहां से ये पद्मा रिवर और ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र आ रही, ये दोनों मिलती हैं बांग्लादेश में, और फिर मेघना रिवर बन जाती हैं और आगे चल करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये यहां पर डैम बना रही है चाइना गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर डैम बनाने से होगा क्या, ये जो इसका एकदम किनारे वाला एरिया ना, जहां से मुड़ती है, वहीं पर डैम बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। वो इन क्षेत्रों में किसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, असम, यहां पर सूखा भी ला सकता है चाइना, और यहां पर बाढ़ भी ला सकता है, जो भारत के लिए चुनौती भरी परिस्थिति पैदा कर सकता है चाइना। ठीक है, तो अब चूंकि हम ब्रह्मपुत्र नदी को देख रहे हैं, इसी के साथ साथ हम इसकी सहायक नदी को देख लेंगे। तो सहायक नदी को देखने के लिए सबसे पहले हमें उनकी ट्रिब्यूटरीज अर्थात उनकी सहायक नदियों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो नदी जिस दिशा में बह रही होती है, जैसे ये इस दिशा की ओर बह रही है, तो जो नदियां इसके, अब इधर से नदी बह रही है, तो जो नदी इस तरफ से मिल रही है वो उसकी बाएं हाथ की अर्थात लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी है, और जो नदी राइट हैंड की तरफ आकर के मिल रही है वो दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां होंगी, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कौन कौन सी नदी हैं जो इसके बाएं सिरे से मिलती हैं, तो एक है दिबांग, लोहित, धनश्री। ठीक है, और उस तरफ कौन सी मिल रही है, तो सुबनसिरी, मानस और तिस्ता। ठीक है, जब ये तिस्ता रिवर और फिर तिस्ता रिवर के बाद बांग्लादेश में इसमें कौन सी रिवर मिलती है, गंगा। यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है, और ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, पद्मा। और जब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तब ये क्या बन जाती है, मेघना। और मेघना बन के ये कहां पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये है पूरी कह सकते हैं चिट्ठा किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, दिबांग, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट बैंक से दिबांग, लोहित, दिहांग, धनश्री, केलांग। ठीक है, और राइट से कौन सी है, सुबनसिरी, कामेक, मानस और संकोश। ठीक है, ये हमने देखा, और ये आती कहां से है, तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से आती है। ठीक है, जब क्वेश्चन किसी रिवर के ऊपर डैम बनने से आ रहा है तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि मैप उठाएं और मैप उठा के उस रिवर का पूरा काला चिट्ठा निकाल लें कि वास्तव में वो रिवर कहां से आ रही है, किन स्टेट से होकर के गुजर रही, तो कहां से गुजरेगी। तो ये रिवर जो है, ये रिवर बहती है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और फिर उसके बाद कहां पर, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये हमने पूरा देखा किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है। ठीक है, अच्छा केवल ऐसा ही नहीं है भाई, आप नेचर के साथ भी तो खेल रहे हो, है ना।
जो डैम अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन की। ऐसी समस्या यहाँ पर भी पैदा होगी ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि नेचर के साथ भी बहुत बड़ा, लेकिन इन सब चीज़ों पे चाइना का जो जो पूरी आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश को परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी परेशान होने की बात नहीं है, कल को आप क्या इसको वेपन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये पावर प्रोजेक्ट पुराना है लेकिन अभी न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इसी पावर प्रोजेक्ट में जो पहले से यहां पर थी, ठीक है, कौन थी? ठीक है, जो मैडम थी, अब यहां पर मैडम के साथ क्या होता है, शेख हसीना मैडम जी, ठीक है, ऐसे हम लिख दिया, सॉरी, शेख हसीना मैडम जी। इन शेख हसीना मैडम के साथ क्या होता है कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये रोबस्टम करके है, शायद, हाँ, रोस्टम करके है, रोस्टम करके एक कंपनी है रशिया में, ठीक है, और इंडिया की नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के ये पावर प्रोजेक्ट बनाया था। अब जब वहां पर कह सकते हैं, जब वहां पर सरकार बदलती है, शेख हसीना जी छोड़ करके चली आती हैं बांग्लादेश को, तब उसके बाद होता यह है कि यहां पर रशिया की जो ये कंपनी है, इस कंपनी पर वर्तमान सरकार आक्षेप लगाती है कि इस कंपनी ने शेख हसीना मैडम को और इनके लड़के को, दोनों लोगों को भारी मात्रा में पैसा दिया था इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। तो करप्शन जैसे मामले शेख हसीना जी पर लगाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, इसलिए ये प्रोजेक्ट चर्चा में है। और चूंकि इस प्रोजेक्ट में भारत का भी हाथ है, भारत का हाथ कैसे है? क्योंकि भारत की जो एनपीसीएल है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने यहां पर कह सकते हैं कि ये भी इसमें सहयोग प्रदान करती है इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को चलाने में, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये क्या करती है? तो ये जो है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इन जैसे काम कौन करता है? इंडिया करती है। लेकिन इंडिया का जो सहयोग है वो रशिया की रोसेटम कंपनी से कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंडिया जो है वो एनएसजी का सदस्य है नहीं, ठीक है। जब एनएसजी का सदस्य नहीं है तो इंडिया को अथॉरिटी कम है, इसीलिए इसमें इंडिया केवल कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन जैसी सहायताओं में मदद करता है। मेनली कौन कर रहा है? तो वो कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्यूट पैदा हो गया है किसमें? बांग्लादेश सरकार में और इस कंपनी के बीच में कि भाई साहब आपने क्या किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपने जो पहले से मैडम थी, कौन मैडम? शेख हसीना मैडम, और उनके बच्चे को काफी ज्यादा पैसा प्रदान किया है इस को इंस्टॉल करने के लिए, या उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खाया है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो करप्शन जैसी चीजें हुई हैं, इसीलिए क्या हुआ है कि ये पावर प्रोजेक्ट हाल ही में न्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी द्वारा इसको समर्थन भी दिया गया है, ठीक है। और ये जो है क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। कहां पर है? बांग्लादेश में है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला है भारतीय बीज सहकारी समिति। अब सहकारी शब्द आते ही मैंने आपको कई बार कोऑपरेटिव, जैसे पिछली बार कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात हुई थी, इसके अलावा कई बार सहकारी शब्द आता है। और जब जब सहकारी शब्द आता है तब मैंने आपको समझाया कि सहकारी क्या होती है। तो सहकारी ऐसी चीज होती है जिसमें कई सारे व्यक्ति, कई सारे लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं? एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, और वही उसके सदस्य, और वही उसके कस्टमर, और वही उसके प्रॉफिट ओनर होते हैं, जो कि सहकारी बैंक में होता है। और सहकारी शब्द के अंदर क्या होता है कि वो उस इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के निर्माण करने के बाद क्या करते हैं? उससे जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे आपका अमूल हो गया, जैसे आपका इफ्को हो गया, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल है सहकारी
कमिटीज के, ठीक है। तो अब एक शब्द आता है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने क्या कह सकते हैं, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की नई दिल्ली में एक मीटिंग की है। मीटिंग होते ही वास्तव में ये स्कीम क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो होती है भारतीय बीज सहकारी निगम लिमिटेड, ये एक कह सकते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है देश के एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए। और कैसे बूस्टअप करती है ये, तो जो हमारे बीज होते हैं उन बीजों को, ठीक है, उस बीज की जो आपकी कह सकते हैं जो क्वालिटी है, ठीक है, ये चेक करती है और उसको कह सकते हैं उसकी क्वालिटी को और भी बढ़ाने की बात की करती है। इसके अलावा क्या होता है, प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात करती है। कौन बात करती है, ये बीज सहकारी निगम लिमिटेड, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो कह सकते हैं जो इसको रखा जा रहा है, ठीक है, इसका जो प्रिजर्व किया जा रहा है वो कितना अच्छा है, इसके लिए काम करती है कौन, भारतीय बीज सहकारी निगम लिमिटेड, ठीक है। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये प्रमोट किसके द्वारा हो रही है, तो इफको, ठीक है, नाफेड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी और एनसीडीसी के द्वारा इसको कह सकते हैं प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। ये एस्टैब्लिश किसने की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज MSCS एक्ट के तहत 2002 के तहत इसको बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कैसे, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ हाई क्वालिटी बीज, अर्थात भारत में जो बीज हैं वो एक उत्तम कोटि के बीज हों, उसके उनका प्रोडक्शन करना, उनको प्रिजर्व करके रखना और उनको प्रमोट करना ही मुख्य उद्देश्य होता है किसका, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है 5000 साल पुराना वाटर मैनेजमेंट टेक्निक खोजी गई है। कहां पर खोजी गई है, राखीगढ़ी में। अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी हड़प्पन साइट कौन सी है, राखीगढ़ी है, हिसार जिले में है। तो यहां पर 5000 वर्ष पुरानी वाटर टेक्निक को खोजा गया, ठीक है, 5000 वर्ष पुरानी वाटर टेक्निक। कैसी, तो यहां पर एक कह सकते हैं कि एक तालाब टाइप का मिला है जो लगभग 4.5 से 4.5 फीट गहरा है, 3.5 से 4 फीट गहरा है। और यह माना जा रहा है कि ये जो एलीट क्लास होगी राखीगढ़ी की, वो इसका प्रिजर्वर है, जो आपका कह सकते हैं तालाब की तरह जिसमें पानी इकट्ठा है, उसका यूज करती थी राखीगढ़ी की एलीट क्लास, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर एक नदी का भी जिक्र होता है जिसका नाम है चौटुंग दृश्यवती रिवर, ठीक है। ये रिवर यहां से लगभग पास से ही गुजरती थी 300 मीटर के आसपास। और ये माना जा रहा है इस प्रिजर्वर के लिए यही चौटुंग दृश्यवती रिवर का यूज किया जा रहा था। और जैसे सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त हो गई, उसी तरीके से ये रिवर भी क्या हो गई, यहां से विलुप्त हो गई। राखीगढ़ी के बारे में हम कई सारी बातें एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो GS साधना चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री करके एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से बुद्धिज्म पर आ चुके हैं, धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे और फिर हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल और फिर मॉडर्न शुरू करेंगे। और साथ ही साथ पॉलिटी भी स्टार्ट करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो इस टॉपिक को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उसमें जाकर के देखिएगा। बाकी कुछ वाटर टेक्निक हम आपको बता सकते हैं, जैसे नालियां जो होती थी वो क्या करती थी, ढकी होती थी, ठीक है, जो हाइजीन को बहुत अच्छा पता चलता है कि ये हाइजीन के प्रति बहुत सजग थे। इसके अलावा सबसे अच्छी वाटर टेक्निक कहां पर हमको देखने को मिलती है, क्वेश्चन आता है, तो हमारा आंसर होगा धौलावीरा में, ठीक है। तो इस तरीके से 5000 वर्ष पुरानी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक को हमने खोजा है। हमने क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है, कहां पर, राखीगढ़ी में, ठीक है। बाकी सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। अर्बन प्लानिंग थी, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो उसी टॉपिक पे जाकर के सर्च करिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा और फिर आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने न्यू पीस मेकिंग मिशन स्टार्ट किया है, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है आपको पता है, पीस कीपिंग फोर्स ये होती है, इनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है, इनको 1988 में
नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था पीस का, ठीक है, नोबेल प्राइज भी प्राप्त है, पीस का नोबेल प्राइज इनको मिला था। इनको ब्लू हेलमेट भी कहते हैं। पहले तो पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, जहां पर भी इनस्टेबिलिटी मौजूद होती है उसको स्टेबल करने का प्रयास करते हैं, अशांति को वापस से कह सकते हैं कि हटा करके शांति बहाल करने का काम करती है। यूनाइटेड नेशन का अगर आप वो याद करेंगे, फ्लैग याद करेंगे तो ब्लू कलर का है, तो वही ब्लू कलर से इनके हेलमेट को भी आप याद कर सकते हैं। और ये फोटो मैंने इसलिए डाली कि आपको याद रहे कि ब्लू हेलमेट पीस मेकिंग फोर्स, ठीक है, कहां पर की गई है, सोमालिया। अब चूंकि सोमालिया का नाम आया है, यूएन का नाम आया, यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग फोर्स का नाम आया था, तो पीस मेकिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और पीस मेकिंग फोर्स को 1988 में नोबेल प्राइज मिला है। फोर्स से आप ये मत गलतफहमी में आ जाइएगा कि ये युद्ध करके शांति स्थापित करते ना, युद्ध करते हैं, सेल्फ डिफेंस में युद्ध करेंगे, ठीक है, या फिर बहुत रेयर कंडीशन आती है तब ये पीस मेकिंग फोर्स युद्ध करती है, वरना कैसे करती है, तो दोनों पार्टीज को समझौता करवाती है, ठीक है, दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, दोनों के बीच में वार्तालाप होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो शांति बहाल करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशंस आती है तब ये युद्ध भी करते हैं, ठीक है, शांति बहाल करने के लिए ये ऐसा कार्य करते हैं, इनका मकसद ऐसा नहीं होता है। खैर, मैं हमेशा बोलता आया हूं, ये सारे प्लेटफॉर्म जो होते हैं समझ के बाहर है क्यों बनाए गए थे। शांति कहीं बहाल नहीं है, आज पूरा विश्व जल रहा है और ये अभी भी पीस मेकिंग फोर्स, नाम बदलते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप नाम में देखेंगे तो पहले से ही अफ्रीका में ATMIs करके एक था, एक इंस्टीट्यूशन थी जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन ट्रांसमिशन मिशन इन सोमालिया। इसको ही कन्वर्ट करके इन्होंने ऑसम के नाम से पेश किया है, अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन मिशन इन सोमालिया, ठीक है। कुल मिलाकर के जो आपकी अफ्रीकन यूनियन है वहां पर शांति बहाल करने के लिए, जैसे पहले ATMIS थी, अफ्रीकन यूनियन ट्रांसमिशन मिशन इन सोमालिया, उसी तरीके से अब कौन काम करेगा, अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन मिशन इन सोमालिया, ठीक है। तो ये काम करेगी, वहां पर क्या करेगी, शांति स्थापित करने की। और ये रेजोल्यूशन 2767 के तहत लिया गया है और इसके बाद 1 जनवरी 2025 से यही ऑसम अफ्रीकन यूनियन में, अफ्रीका में शांति बहाल करने का प्रयास करेगी। और यहां पर कुछ ट्रुप्स की सहायता ली हुई है, वो कहां से हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, जिबूती, युगांडा, केनिया और बुरुंडी से। फिर से बोल रहा हूं, इजिप्ट, इथियोपिया, जिबूती, युगांडा, केनिया और बुरुंडी से, ठीक है। अब चूंकि सोमालिया का नाम आया है, पीस मेकिंग फोर्स का नाम आया तो उसकी बात कर ली। अब यहां पर सोमालिया का नाम आया है तो मैप के लिए सोमालिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बसा हुआ है क्या, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, और सोमालिया के कह सकते हैं नॉर्थ में क्या है, तो गल्फ ऑफ अडन, ठीक है। ईस्ट साइड में हमको क्या देखने को मिलता है, इंडियन ओशियन, और वेस्ट साइड में एक तरफ मिलता है हमको क्या, केनिया, और एक तरफ मिलता है इथियोपिया। इसके साथ एक कंट्री और बॉर्डर शेयर करती है जिसका नाम क्या है, जिबूती, ठीक है। एक तरफ क्या है, गल्फ ऑफ अडन, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, और 3 कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं, जिबूती, केनिया और इथियोपिया, ठीक है। ये जो सोमालिया है, ये सोमालिया में यूनाइटेड नेशन ने पीस मेकिंग फोर्स के सहायता से एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत जो पुरानी अफ्रीकन यूनियन ट्रांसमिशन मिशन इन सोमालिया थी, इसको चेंज करके क्या हो गई है, अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन मिशन इन सोमालिया, ठीक है। तो इसके लिए से हमें सोमालिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए मैं बात कर चुका हूं कि गल्फ ऑफ अडन नॉर्थ में है, इंडियन ओशियन ईस्ट में है, केनिया, इथियोपिया वेस्ट में है, और जिबूती इसकी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट कंट्री है जो इससे छूती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल है, नाटो ने बैलिस्टिक, हाँ, ये जो आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, ठीक है। क्यों बढ़ाई है, क्योंकि यहां पर जो अंडर सी पावर केबल है और 4 इंटरनेट लाइंस हैं, इनको कह सकते हैं थोड़ा और बढ़ाने के लिए, या फिर इनको कह सकते हैं सबोटेज करने के लिए यहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, किसने, नाटो ने, ठीक है। खैर, कह सकते हैं रशिया देखेगा तो रशिया तो यही सोचेगा ना कि आपने प्रेजेंस बढ़ाई हमारे लिए। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर बहुत दूर नहीं है रशिया,
यहां से बहुत दूर नहीं है रशिया, ठीक है। तो खैर जो भी वो कह रहे हैं, बाल्टिक सी पे उन्होंने क्या किया है, अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। अब बाल्टिक सी से नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक ठीक है, चलिए छोड़िए, थोड़ा क्लियर नहीं आई है फोटो, तब भी देखते हैं। ये है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका में यहां पर बाल्टिक सी प्रेजेंट है, ठीक है। अब बाल्टिक सी के साथ जब भी आपको बाल्टिक कंट्रीज का नाम आएगा तो कौन सी हैं, लाटविया, ल्यूटेनिया और लिथुनिया, ठीक है। ये तीन कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, बाल्टिक कंट्रीज हैं। और बाल्टिक सी के पास पास कौन सी कंट्रीज आएंगी, तो ये आपका स्वीडन भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये जर्मनी भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी बाल्टिक सी है उसके चारों तरफ ये सारी कंट्रीज प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा गल्फ में तो गल्फ ऑफ रीगा है, ठीक है, और यहां पर गल्फ ऑफ बोस्निया है, ठीक। और ये जो बाल्टिक सी है यहां पर ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर की जो कह सकते हैं सी होने के बाद भी यहां में जो कह सकते हैं जो सॉलिनिटी है वो कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पड़ोसी कंट्रीज हैं जिन्होंने घेर रखा है, वहां की नदियां इसमें गिरती हैं जो फ्रेश वाटर लेकर के आती हैं, जिस कारण बाल्टिक सी में जो सैलिनिटी है वो हमको क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती हैं। और मैंने बताया बाल्टिक सी के पास तीन मेजर गल्फ हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कौन सा, गल्फ ऑफ बोथनिया, और कौन सा हो गया आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये कौन सा हो गया गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तीन गल्फ मौजूद हैं, ठीक, ये देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। अगला है टाइगर ट्रांसलोकेशन, ठीक है। टाइगर ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, कहां से ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है। एक मिनट, मध्य प्रदेश से टाइगर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। कहां कहां पर किया जा रहा है, तो तीन जगह किया जा रहा है। कहां कहां पर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कहां से, एमपी से। एमपी से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भैया एमपी में जो है सबसे ज्यादा बाघ की संख्या है, लगभग 785 टाइगर्स हैं। होता यह है कि जहां पर बाघ होते हैं, बाघ का अपना एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा एरिया है। यहां पर कोई अन्य बाघ अगर आता है तो दोनों के बीच में फाइट होती है, जो बचता है वही उसकी टेरिटरी मानी जाती है। तो चूंकि बाघ की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए क्या होता है कि बाघ की संख्या ज्यादा होने से कई बार इनमें आपस में लड़ाई के द्वारा भी यहां पर कई बाघ खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए भी यहां से सारे बाघ ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, कहां पर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कर कौन ना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब कितने टाइगर को कर रही है, 15 टाइगर को। मध्य प्रदेश से कहां कर रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अब यहां पर पहला प्रश्न ये आता है कि सर ये बताइए, अगर ट्रांसलोकेट कर रही है तो इसका खर्चा कौन उठाएगा। तो जिस स्टेट के पास ये टाइगर पहुंचेंगे वो स्टेट जितना इनका ट्रांसलोकेशन होगा उसका पूरा खर्चा वही स्टेट उठाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश से जब ये राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जाएंगे तो इसका सारा खर्चा यही तीनों मिलकर के बेयर करेंगे, मध्य प्रदेश बेयर नहीं करेगा। और किसके अंडर में होगा, अप्रूवल किसने दिया, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है। अब राजस्थान में कितने जा रहे हैं, तो राजस्थान में 4 फीमेल टाइगर जा रही हैं या फिर टाइग्रेस कह सकते हैं, और फिर छत्तीसगढ़ में 2 मेल टाइगर जा रहे हैं और 6 फीमेल टाइगर जा रही हैं, और उड़ीसा में यहां पर 1 मेल टाइगर जा रहा है और 2 फीमेल टाइगर जा रही हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 2 और 1 3, 6 3 9, 10 11 और 4 15, टोटल 15 टाइगर मध्य प्रदेश से ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं राजस्थान की तरफ। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनको वो हैबिटेट अच्छा लगे, जैसे सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहां से भी एक टाइग्रेस को ट्रांसलोकेट किया गया था मध्य प्रदेश में। फिर वो टहलते टहलते
कह सकते हैं उसको वो हैबिटेट पसंद नहीं आया, फिर वो आसपास भ्रमण करते हुए निकल जाती है, फिर उसको वापस वहां से उठा करके कहाँ पर लाया जाता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, और फिर वो वहां पर रह लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ये कहाँ से एमपी में लाए जा रहे हैं, तो ये जो आपका बांधवगढ़, ठीक है, पन्ना, पेंच और कान्हा, इन 4 जो टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व, इन 4 टाइगर रिजर्व से इन 15 टाइगर और टाइगर्स को राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भेजा जाएगा। ये है इनकी लोकेशन, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल है एम सैंड से। एम सैंड क्या है? राजस्थान ने लॉन्च की है एम सैंड पॉलिसी। सर ये एम सैंड क्या होता है? एम सैंड टोटली है ये मैन्युफैक्चरिंग सैंड। अच्छा सर, ये मैन्युफैक्चरिंग सैंड है। मैन्युफैक्चरिंग सैंड क्या होता है सर? तो मैन्युफैक्चरिंग सैंड ऐसे होता है, देखिए, एक तो सैंड आप नॉर्मली प्राप्त करते हैं नदियों से, ठीक है, नदी बहा करके लाती हैं, उनसे आप सैंड को निकालते हैं ना। सेकंड प्रोसेस ये होता है जो आपकी कह सकते हैं जो पत्थर्स होते हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, इन सारे पत्थरों का हम यूज करते हैं, इनको एक मशीन में डालते हैं। उस मशीन में डालने के बाद वो मशीन इनको किस में चेंज कर देती है? सैंड में कन्वर्ट कर देती है, छोटे छोटे भूरे में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम कहते हैं एम सैंड। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो सर लिमिटेड है ना, नेचर ने हमारे लिए जो चीजें की है वो लिमिटेड की है, लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो लिमिटेड रिसोर्स जो है रिवर के द्वारा सैंड का, वो हमारे लिमिटेड है। लेकिन अगर हम इन पत्थरों के द्वारा, मशीन के द्वारा सैंड का प्रोडक्शन करने लगेंगे, तो हमको प्रॉपर लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर ना निर्भर रह करके इनका यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या होती है? जब आप नदी से सैंड को प्राप्त कर सकते हैं तो उसमें वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, उसको साफ वाफ करने में प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लग जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, वाटर का कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो होते हैं साफ ज्यादा होंगे, है ना, वहां पर क्या होगा, कोई मोटा कण, कोई बारीक कण, कोई पतला कण, इस तरीके से कई सारे मिल जाते हैं, फिर उनको हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। यहां पर मशीन में जब ये डाले जाएंगे तो सारे कण बराबर निकलेंगे, है ना, कहने का मतलब है इनमें क्लियरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, साफ निकलेंगे पहली चीज तो। दूसरी चीज ये है कि वाटर कंजम्पशन भी नहीं होगा ज्यादा साफ करने में, और हम नेचर रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड है उस पर भी हमारी निर्भरता कम होगी, और हम ज्यादा से ज्यादा क्या प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसके लिए सैंड जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मशीन आदि का यूज करके हम एम सैंड बना रहे हैं, जो कई सारे स्टेट बना रहे हैं। इसी में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने है उसने एम सैंड पॉलिसी को क्या किया है, प्रमोट किया है। क्यों? सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, ठीक है। एम सैंड में एम का पूरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरर सैंड, ठीक है। बाकी सब चीजें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक एक्सरसाइज सूर्य किरण। अभी हाल ही में एक्सरसाइज सूर्य किरण की 18वीं एडिशन के लिए 334 इंडियन आर्मी के जो नौजवान हैं वो नेपाल की तरफ रवाना हुए हैं। तो ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है कहां पर हो रही है? नेपाल में हो रही है। एक्चुअली ये एक वर्ष नेपाल में होती है, एक वर्ष इंडिया में होती है, पिछले वर्ष भारत में हुई थी। तो इस बार ये कहां कंडक्ट हो रही है सूर्य किरण एक्सरसाइज? नेपाल में हो रही है, ठीक है। और 334 भारतीय नौजवान कहां पर गए हैं? नेपाल के लिए रवाना हुई है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ये कह सकते हैं डिजास्टर रेगुलेशन के लिए भी काम करती है इंडियन आर्मी। तो उसको लेकर भी यहाँ पर कई सारी एक्सरसाइजेस होती है कि अगर मान लीजिए आपदा आती है तो किस प्रकार से सुरक्षा की जाए, इन सब चीजों से भी रिलेटेड होती है एक्सरसाइज सूर्य किरण। किसके किसके बीच में है? नेपाल और भारत के बीच में है। कहां पर कंडक्ट हो रही है? तो नेपाल में कंडक्ट हो रही है। अगला है कामराजार पोर्ट, ठीक है, ये है वो पोर्ट, ठीक है। मेजर पोर्ट टोटल इंडिया में कितने हैं? पहले 12 थे, अब 2 नए खुले हैं, एक मुंबई में
और एक अंडमान निकोबार में। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 14 मेजर पोर्ट भारत के हो चुके हैं। ठीक है, अब जो ये है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है कि ये जो आपका कामरजार पोर्ट है, इसकी लगभग 9 वर्षों में 87% 87% कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत के तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है क्या? कामरजार पोर्ट। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में लगभग 87% इसने क्या किया? कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ये भारत के जो 12 मेजर पोर्ट हैं उन्हीं में से एक है। ठीक है, और ये पहला पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, किसके तहत? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत मार्च 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये एक लौता पोर्ट है जो कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है, किसका? भारत का। ठीक है, और इसको कैसे रजिस्टर्ड किया गया था? एज अ कंपनी इसको रजिस्टर्ड किया गया था। कहां पर यह है? तो चेन्नई में है। अब जो इंपॉर्टेंट 12 पोर्ट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये है आपका कामरजार पोर्ट। ठीक है, और ये है आपका इन्नोर पोर्ट अंडमान निकोबार पे, जो अभी हाल ही में हुआ है। और इसके अलावा ये है आपका मुंबई पोर्ट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाधवन पोर्ट। और ये कौन सा है? गलेथिया पोर्ट। ये कहां पर है? ये गलेथिया पोर्ट अंडमान निकोबार में है, और ये वाधवन पोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये दोनों पोर्ट होने के बाद भारत में मेजर पोर्ट की संख्या कितनी हो गई है? 24। बहुत अच्छी बात है, इससे भारत की क्या होगी? कह सकते हैं कार्गो जो आपकी कैपेसिटी है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, और आपकी कह सकते हैं धाक होगी इंडियन ओशन पे। ठीक है, चोलों के समय जैसे हम लोग की रही थी, इंडियन नेवी बहुत मजबूत थी। ऐसी बात नहीं कि हम लोग जो कहते हैं कि भारत की इंडियन नेवी बहुत कमजोर थी। चोलों के समय में देखिए इंडियन नेवी कितनी मजबूत थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या है? मेजर पोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने सबमरीन की बातें की हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी आएगा, तब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमने डिस्ट्रॉयर, एक और डिस्ट्रॉयर शिप को इंट्रोड्यूस किया है, नेवी को दिया है सूरत के नाम से। ठीक है, डिस्ट्रॉयर सूरत के नाम से हमने इंडियन नेवी को दिया है। इससे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में हमारी धाक बन रही है। ठीक है, जिस प्रकार से चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, उस हिसाब से, उसी लिए, या कह सकते हैं उसी के एवज में भारत अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो हमने किसको देखा? एक तो कामरजार पोर्ट को देखा। क्यों? क्योंकि पिछले 9 वर्ष में 27% कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को उसने बूस्टअप किया है। कहां पर है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। इसके अलावा हमने क्या देखा? एक मुंबई में अभी हाल ही में हुआ है, कौन सा है? वाधवन पोर्ट। और गलेथिया पोर्ट कहां पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहां पे जो पैंगोंग लेक है, यहां पर शिवाजी का स्टैचू को रिवील किया गया है। ठीक है, अब बात आती है ये लेक आपकी कहां पर है। ठीक है, तो जो ये लद्दाख और चाइना बॉर्डर है, इसी पर सिचुएटेड है पैंगोंग लेक। इस लेक का लगभग 1/3 हिस्सा कहां पर है? इंडिया में है, और 2/3 हिस्सा कहां पर है? चाइना में। ठीक है, इसी के पास में पैंगोंग लेक पर महाराणा जय मराठा, है ना, जय शिवाजी, तो मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी की जो स्टैचू है उसको इन्होंने रिवील किया है। ठीक है, और इस लेक का मैंने आपको बताया 1/3 पार्ट ही क्या है? भारत के पास है, और बाकी 2/3 चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो आपका LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके पास में है। ठीक है, पैंगोंग लेक। और ये जो पैंगोंग लेक है, अगर आपसे कोई कहता है तो कैसी है, तो ये एक सैलाइन लेक है।
ठीक है, अर्थात इसका पानी कैसा है, नमकीन है। ठीक, अगला है सीपी ग्राम्स के बारे में। ठीक है, सीपी ग्राम्स, सीपी ग्राम्स, अब बात आती है क्या, तो ये है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक्चुअली गवर्नमेंट ने कहा है कि उसने सीपी ग्राम्स के तहत 2025 में 70 लाख के आसपास समस्याओं को निपटारा किया है। ठीक है, हुआ क्या है, सीपी ग्राम्स में होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि पोर्टल होता है, पोर्टल पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, फिर आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, उस यूनिक आईडी को आप ट्रैक कर सकते हैं और आपकी समस्या किस स्तर पर यानी कहां पर पहुंची है, उस समस्या के निदान के लिए क्या क्या हो रहा है, इसको आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया था सीपी ग्राम्स, अभी हाल ही में चर्चा है। उसने कहा है कि 2022 से 2024 के बीच में 70 लाख समस्याओं को उसने क्या किया, सीपी ग्राम्स के द्वारा इसको निपटारा किया गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक, जिसको भारत के नागरिक 24/7 आवर इसको कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। जब यूज करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होती है। इस जनरेट के द्वारा जो आईडी जनरेट होती है, इसका यूज करके अपनी जो कंप्लेन होती है उसकी प्रोग्रेस को ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल है। ठीक है, और इसको ये सारी मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अर्थात भारत सरकार के जितने डिपार्टमेंट है उनके सम्मिलित होकर के ये सीपी ग्राम्स काम करता है। और इसमें क्या हुआ है कि लगभग 2022 से 24 के बीच में 70 लाख समस्याओं का निपटारा किया गया है। अब इसके बाद आता है इंडिया, हाल ही में इंडिया ने कहा है कि वो होस्ट कर रहा है वेव्स को फर्स्ट टाइम में। अब वेव्स क्या है, तो वेव्स है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत वेव समिट को क्या कर रहा है कि इस बार, और ये हो कहां पर रहा है, तो भारत मंडपम में। ठीक, भारत मंडपम में भारत वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कर रहा है। कहां पर, भारत मंडपम में। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उनका कहना था कि अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इतनी बड़ा इकोनॉमी बनना है विश्व में, तो केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स के साथ साथ आजकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है, वो कौन से बन चुके हैं, तो ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म हैं, इनको भी आपको एम करना पड़ेगा, इनको भी आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे कह सकते हैं ऑनलाइन कितने सारे यूट्यूबर्स होते हैं, इन सब लोगों को भी प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, तभी, और छोटे से छोटा व्यक्ति को इसमें योगदान करना पड़ेगा तभी, और बड़े से बड़े व्यक्ति तो करेगा ही, तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि दिल्ली के भारत मंडपम में इनको संबोधित करने के लिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इंट्रोड्यूस की है। कहां पर, भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये जॉइंट ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा होगा, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, और इसमें साथ में कौन होगा, इसमें होंगे गोवा गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम की। ठीक है, अब ये क्या है, तो कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम बेटा 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी। देखिए एक्चुअली मेनली क्या काम होता है, कोस्ट को कह सकते हैं संरक्षित करने का काम किसका होता है, एक तो नेवी का होता है और किसका होता है, कोस्ट गार्ड का होता है। लेकिन भारत की जो कह सकते हैं सीमा है वो लगभग 7516 किलोमीटर है, मैरीटाइम बॉर्डर है। अब इतने बड़े बॉर्डर को सेव करने के लिए भैया यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और जो यूटी हैं, इनको भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इनको सपोर्ट कर, इनको भी मैरीटाइम में जो अपनी कोस्टल सिक्योरिटी है इसको सेफगार्ड करने के लिए, इनके सहयोग को भी इसमें जोड़ने के लिए 2005 में भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये जो 13 कोस्टल स्टेट और यूटी है, ठीक है, ये क्या करेंगे,
ये कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ मिलकर हमारे देश का जो कह सकते हैं तटीय क्षेत्र है इसको संरक्षित करने का कार्य करेंगे। ये कब आई थी फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? तो इसके 2 फेज आए थे। कब कब आया था? पहला फेज चला था 2005 से 2011 के बीच में, 6 साल के बीच में इसका बजट जो एलोकेट किया गया था वो 646 करोड़ था। और फेज सेकंड में 2011 से 2020 के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो 1569 करोड़ रुपए किया गया था। अब 2011 में हम जानते हैं कि अटैक हुआ था, है ना, इसीलिए फिर 2011 के बाद 9 साल में लगभग 1579 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा मजबूत हो। इसकी इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी। ठीक है, मकसद क्या था कि जो कोस्टल एरिया के स्टेट और यूटी हैं वो मिल करके क्या करेंगे? ऑपरेशन चलाएंगे। कैसे रिलेटेड? कोस्टल एरिया को सिक्योर करने से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे चैलेंज भी हैं। जैसे अब ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट किया है कि जो उस समय की बोट्स दी गई थी, मेजर बोट्स दी गई थी, वो अब नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। अर्थात इसमें चेंजेस करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, कि उस समय जो आपने बोट्स दी थी वो नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने जो फंड एलोकेट किया है अब इसमें हमको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। ठीक है, पुलिस की नियुक्ति भी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है, तो जो फंड है आपका वो क्या है? कम है। ठीक है, और मैन पावर भी हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऐसी समस्याएं किसने की है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो उसने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आप इस कोस्टल स्कीम को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम को, तो उस समय जो हमको आपने बोट्स प्रोवाइड की थी वो आज के समय में नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं, हमें मैन पावर चाहिए। इसके अलावा जो आप बजट एलोकेट करेंगे वो इतना करिएगा कि हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क भी करके अपनी कोस्ट को सिक्योर कर पाए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल की तरफ। अगला ट्यूटोरियल है इंडिया कॉफी एक्सपोर्ट में कह सकते हैं काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। ठीक है, पहली बार इंडिया ने $1 बिलियन के आंकड़े को छुआ है एक्सपोर्ट में कॉफी के। ठीक है, हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि भारत ने $1 बिलियन के आंकड़े को छुआ है, कि इंडिया ने $1 बिलियन आंकड़े को क्या किया है? कॉफी बेचने में एक्सपोर्ट किया है। अब यह आंकड़ा छुआ कैसे? तो देखिए, क्लाइमेट की वजह से ब्राजील और वियतनाम जो कि सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करती हैं, क्लाइमेट की वजह से पहली चीज तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हुआ। अच्छा, कॉफी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रोबस्टा होती है और एक होती है अरेबिका। ठीक है, तो भारत जो ज्यादा से ज्यादा करता है, प्रोडक्शन करता है, वो रोबस्टा का करता है। रोबस्टा कॉफी में कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो किसको करता है? यूरोपियन यूनियन को करता है। जितनी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में उनमें सबको क्या करता है? वो एक्सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है, ज्यादा से ज्यादा किसको किया है? अभी भी उसने किसको बेची है कॉफी? यूरोपियन यूनियन को बेची है। अच्छा, ये संख्या बढ़ क्यों गई? तो एक तरफ तो मैंने आपसे बताया क्या, क्लाइमेट की वजह से आपका जो ब्राजील है और वियतनाम है, यहां पर क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हुआ है कि डिमांड तो बरकरार रहेगी, प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे इसके प्राइस क्या हुए? हाई हो गए। हाई होने की वजह से इंडिया से कॉफी ऊंचे दामों पर एक्सपोर्ट हुई। जब दाम ऊंचे दामों पर एक्सपोर्ट होगी तो हमको भी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वही कंडीशन हुई है किसके साथ? भारत के साथ। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही हैं कि कॉफी को संग्रहित करने का काम कर रही हैं। ठीक है, स्टॉक बना रही हैं कॉफी का। सर, स्टॉक क्यों बना रही हैं? तो एक डिफॉरेस्टेशन एक्ट यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है जो 2026 से लागू होगा। प्रभाव क्या है, उसका मतलब क्या है? तो उस डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी के तहत यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि उस कंट्री से हम प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को अगर कॉफी उन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए इंडिया से लिया, लेकिन उस कॉफी के प्रोडक्शन में अगर किसी भी प्रकार से एनवायरनमेंट को हानि हुई है,
डिफॉरेस्टेशन किया गया है, पेड़ों को काटा वाटा गया है, तो वो उस कंट्री से क्या करेंगे, कॉफी इंपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसका प्रभाव केवल बाकी सभी कंट्रीज पे नहीं पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन पे पड़ेगा। इसीलिए अभी वो बल्क में चीजों का स्टॉक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि 2026 में जब ये पॉलिसी मैं लाऊंगा तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने बल्क में स्टॉक किया है कॉफी का, और इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट की है, किसको, यूरोपियन यूनियन की, जिससे ये आंकड़ा $1 बिलियन का हमने छुआ है कॉफी बेचने में। हालांकि केवल यही एक रीजन नहीं है, भारत ने काफी अच्छा काम भी किया है कॉफी एक्सपोर्ट करने में। 2022 से लगातार 2022 से 23 का आंकड़ा देखिए, 23 से 24 देखिए, लगभग 600 के आसपास हम करते थे, फिर 800 के आसपास आंकड़ा हुआ। इस बार हम लोग $1 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की है, अच्छा करते जा रहे हैं। लेकिन ये भी इंश्योर करना पड़ेगा इंडिया को कि कल को जब यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी लॉन्च करेगी तब भारत का कैसा रुख होगा, इस प्रकार की कह सकते हैं कॉफी को एक्सपोर्ट करने में। अब बात आती है कि कॉफी को एक्सपोर्ट करने में फिर इंडिया को करना क्या चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव है कई कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना। ज्यादा से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और चाइना में भी क्या है, ये कॉफी की खपत बहुत ज्यादा है। तो इंडिया क्या कर सकता है कि जो अपना यूरोपियन यूनियन को कॉफी एक्सपोर्ट कर रहा है, धीरे धीरे हमारे संबंध सुधर ही रहे हैं, तो एक बड़ा मार्केट ढूंढ सकती है चाइना के रूप में, और अदर कंट्रीज में भी ढूंढ सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर कल को यहां पर ब्राजील और वियतनाम में क्लाइमेट फिर से न्यूट्रल होता है, तो क्या इंडिया उनकी कॉफी को टक्कर दे पाएगा, सवाल ये उठता है। इसके अलावा इंडिया में जो मेजर स्टेट हैं जहां पर कॉफी का प्रोडक्शन होता है, वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जहां पर होता है वो कौन सा स्टेट है, कर्नाटक है। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये सारी हैं जहां पर कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। मुझे लग रहा है सब मैंने बता दिया। सारी चीजें हो गई। अच्छा लगता है इसे ही बताने में। इसके बाद देखते हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। 3 जनवरी को इंडिया ने सेलिब्रेट किया है सावित्रीबाई फुले जयंती। इसके अलावा हम कह सकते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने ही इस समय वुमेन टीचर डे भी सेलिब्रेट किया है। भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है सावित्रीबाई फुले जी का। जब ये 9 वर्ष की थी तब इनका विवाह होता है ज्योतिबा राव फुले जी से 13, और तब उनकी आयु होती है 13 वर्ष की। विडो रीमैरिज के लिए और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया था ज्योतिबा राव फुले जी ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कह सकते हैं बार स्ट्राइक भी की थी। जैसे जब पहले के समय में विधवाएं हो जाती थी, ठीक है, पति खत्म हो जाते थे, तो जो औरत विधवा हो जाती थी उनके बाल भी साफ कर दिए जाते थे। उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, बार स्ट्राइक की थी। इसके अलावा सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले जी जो इनके पति थे और सावित्रीबाई फुले, दोनों लोग मिलकर के सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो जो निम्न वर्ग है, ठीक है, सबसे अंतिम वर्ग है, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और महिलाओं की स्थिति को वापस सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत अधिक प्रयास किया था, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये रिफॉर्मर थी, ठीक है, पोएट थी, और क्या कह सकते हैं ये 19th सेंचुरी में बहुत आइकॉनिक लेडी थी, ठीक है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, नए गांव विलेज, कहां पर, महाराष्ट्र में। ये जब 9 वर्ष की थी तब इनका विवाह ज्योतिबा राव फुले जी के साथ हो गया था। जब उनकी उम्र कितनी थी, 13 वर्ष की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 10 मार्च 1897 में हुई। किससे हुई थी, प्लेग से। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ये अब कहा जाता है कि ये इंडिया की प्रथम महिला शिक्षिका थी, ठीक है, recognized as India's first woman teacher। और 1848 में इन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अपने पति की मदद से, अपने पति के सहायता से इन्होंने 2 एजुकेशनल ट्रस्ट भी निर्माण किए थे, जिसमें एक था नेटिव फीमेल स्कूल, कहां पर, पुणे में, और इसके अलावा कौन सा खेला था, एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने काफी आवाज उठाई थी, ठीक है।
बार बार स्ट्राइक भी की थी, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार वुमेन टीचर्स डे मना रही है और भारत सरकार ने किस रूप में सावित्रीबाई फुले जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके साथ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नियम आ रहा है, वो है टीएम कृष्णा। ये वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीएम कृष्णा जी को संगीत कलानिधि अवार्ड प्रदान किया गया है। टीएम कृष्णा जी कौन है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टीएम कृष्णा जी हैं, जो आपकी कर्नाटिक म्यूजिक है उसमें बहुत बड़ा नाम है ये। ठीक है, 98 जो आपकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनको संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो टीएम कृष्णा जी हैं इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 में प्रोवाइड किया गया है और अभी हाल ही में इन्हें क्या प्रोवाइड किया गया है? संगीत कलानिधि अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्होंने कई सारे काम किए। ये राइटर्स भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और क्या हैं? ऑथर भी हैं। ठीक है, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने प्रदान किया है इनको कौन सा? स्वाति संगीत पुरस्कारम अवार्ड भी इनको दिया है और भारत सरकार ने इसे संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिया है। अब चूंकि यहाँ पर कर्नाटिक म्यूजिक की बात आ रही है तो हमको यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या है? हिंदुस्तानी म्यूजिक एक्चुअली कई सारे में इन्फ्लुएंस मिलता है, जैसे इसमें अरब, पर्शियन, अफगान, ठीक है, और वैदिक, इन सब की हमें कह सकते हैं इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। जबकि जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो पूरा इंडिजियस है। ठीक है, अर्थात इसमें पूरी तरीके से भारतीय छाप देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो है कह सकते हैं जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो ताल पर निर्भर है और जो ये होता है ये राग पर पूरी तरीके से डिवोटी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मेनली कहाँ पर होता है? तो नॉर्थ इंडिया में, और ये मेनली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जैसे आपने कई बार घराना सुना होगा, जैसे लखनऊ घराना हो गया, ठीक है, और जयपुर घराना हो गया, तो यहाँ पर ऐसे घराने सुनने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। और यहाँ भी कह सकते हैं मृदंग हो गया, सितार हो गया, ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। यहाँ तबला, ढोलक, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और टीएम कृष्णाचारी को क्या दिया गया है? अभी हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन सा अवार्ड है? वो है संगीत कलानिधि अवार्ड। ठीक है, चलते हैं अपने अगले डेट का। पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, अभी भारत सरकार ने कहा है कि उसने जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की है उसके तहत उसे 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या? तो होता यह है कि जब आप 10th पास कर लेते हैं या उससे हायर एजुकेशन पास आउट कर लेते हैं, मिनिमम एजुकेशन इसमें 10th रखी गई है, जब आप पास आउट कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको क्या है? आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आपको वैसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर जाकर के आपको काम करना है। उससे क्या होगा? उससे पहली बात तो आपको एक इनकम भी मिलेगी। इसमें लगभग 5,000 रुपए देने की बातें हो रही हैं। जब आप एंटर करते हैं तब 6,000 रुपए मिलता है। इस 5,000 रुपए में 4,500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए कंपनी देगी। ठीक है, अब इस इंटर्नशिप स्कीम में है क्या? इस इंटर्नशिप स्कीम में यह है कि आपको इंटर्न प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप क्या होंगे? उस टेक्निकल कंपनी के बारे में जान पाएंगे, उसकी सभी जानकारी मिल पाएगी, वैसा एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? नॉर्मल पोर्टल है, पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए 8 लाख से कम होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th आपको पास होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशंस उसमें रखी गई हैं। आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद फिर वही एप्लीकेशन में कितने आवेदन भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं? 6.21 लाख प्राप्त हुए हैं। और भारत का लक्ष्य क्या है कि जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप पेश करके भारत को दुनिया के बीच, यानी भारत और जो दूसरी दुनिया है उसके बीच में जो एक गैप है, ठीक है, उसको पाटना है, उसको खत्म करना है। ठीक है, कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात है पीएम इंटर्नशिप स्कीम में। जब आप जाएंगे तो आपकी स्किल भी डेवलप होगी, केवल किताबी पढ़ाई से चीजें नहीं हो सकती है ना, आपको स्किल भी प्राप्त करना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की थी। इस योजना के अंतर्गत 12 महीने तक 5,000 रुपए मासिक दिया जाएगा और जब आप एंटर करेंगे तो 6,000 रुपए इकट्ठा आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
और इसमें भारत ने लक्ष्य क्या रखा है? इसमें भारत ने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्ष में लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और यह भी लक्ष्य रखा गया है कि जो 5 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें जॉब प्रोवाइड करने की बात भी की गई है। किसमें? पीएम इंटर्नशिप स्कीम में। ठीक है, अब इस योजना के तहत कौन कौन पात्र होगा ये भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 से 24 वर्ष के बीच। इसके अलावा आप पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन कम से कम आपने क्लास 10th पास किया हो, उससे ज़्यादा प्राप्त किया हो तो और अच्छा है। सरकारी नौकरी वाले परिवारों के व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया, अर्थात आपके मम्मी पापा में से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको इनसे बाहर रखा गया है। ठीक है, और जो उम्मीदवार IIT, IIM या IISER जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक हैं, जिनके पास CA CMA योग्यता है, वे इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और बात भी सही है, इतना ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद भी पीएम इंटर्नशिप योजना की आप लाभ लेंगे। इसके अलावा भारत में पहला इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी तैयार किया गया है। इसको स्टालिन, जो तमिलनाडु के CM हैं, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। ये देख सकते हैं, तिरुवल्लुर जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये है, कह सकते हैं क्या कह सकते हैं ही विवेकानंद द्वीप जिसको कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, ये ग्लास ब्रिज जो है वो लगभग 77 मीटर लंबा है और लगभग 30 मीटर कितना है? चौड़ा है। ठीक है, कितना चौड़ा है? सॉरी यहां पर कितना है? 10 मीटर चौड़ा है। 77 मीटर लंबा है और लगभग कितना चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। अब ग्लास ब्रिज बना हुआ है और ये जो है समुद्र के ऊपर बना हुआ है। इसके ऊपर आप बढ़िया से चलेंगे और नीचे समुद्र की लहरों को आप महसूस करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर ये तिरुवल्लुर जी कौन है? तो ये एंशियंट हिस्ट्री में बहुत बड़े, कह सकते हैं कि ये जैसे दोहे वगैरह लिखते थे, इनका है एक तिरुकुलूर। इसमें क्या है? इसमें इन्होंने धर्म, अर्थ और काम अर्थात रिलेशन से रिलेटेड इन्होंने दोहे लिखे हैं। इन दोहों में लगभग कंपाइल किया गया है तो 1330 दोहे लिखे हैं, अर्थात इन्होंने 133 चैप्टर्स में दोहे लिखे हैं और हर चैप्टर में 10 दोहे लिखे हैं। इस तरीके से इन्होंने लगभग 1330 दोहे लिखे हैं जो धर्म, अर्थ, काम से रिलेटेड हैं। तमिलनाडु में साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है तिरुवल्लुर का और उनकी जो रचना है उसे तिरुकुरूल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है इनको क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पर बनकर तैयार हो गया है। MK स्टालिन जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ये 2 प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से? विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर जी की 133 फीट मूर्ति, दोनों को जोड़ने का काम किया गया और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, ये धनुषाकार आर्च ग्लास के ऊपर बना हुआ है। तो जब भी जाइए तमिलनाडु मजे लीजिए कन्याकुमारी में जाके इस ग्लास पे चल के। इसके अलावा मैंने आपको उस समय बताया था कि भारत ने यहां पर क्या किया है कि एक तो स्कॉर्पियन सबमरीन और यहां पर प्रोजेक्ट 17A के तहत एक शिप जिसका नाम है सूरत, और ये कैसी शिप है? डिस्ट्रॉयर। इसको लॉन्च करके भारत ने अपनी नेवल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा मजबूत किया है। हाल ही में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर को लॉन्च किया है और ये अंतिम पनडुब्बी होगी। इसके साथ भारत ने इससे पहले 5 पनडुब्बियों को ऑलरेडी नेवी को दे चुका है और अपनी नेवल स्ट्रेंथ को मजबूत कर चुका है। ये लास्ट है, कौन सी? वागशीर। ठीक है, ये एक डीजल हमलावर पनडुब्बी है जिससे शत्रु के विरुद्ध समुद्री अवरोधन तथा उसको उस तक पहुंचने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। ये एंटी टॉर्पीडो है। ठीक है,
और इसमें आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और बेला चालू किया गया। ये कुछ ऐसी हैं P75 के तहत मैंने बताया 5 है। 5 में कौन कौन सी है? आईएनएस कलहरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला, इनको चालू किया गया है। और छठी कौन सी है? तो छठी है कौन सी? वागशीर। ठीक है, वागशीर छठी है। चूंकि कोरोना आ गया था, महामारी के कारण इसके उत्पादन में देरी हो गई, अब इसको नेवी को सौंप दिया गया है। इससे भारत की स्ट्रेंथ क्या हुई है? बहुत मजबूत हुई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15B, मैं 17 कह रहा था, माफ करिएगा, प्रोजेक्ट 15B है। प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा जहाज जिसका नाम है क्या? सूरत। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से क्या है? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ठीक है, इसको नेवी को प्रदान किया गया है जिससे हमारी स्ट्रेंथ और मजबूत हो। निर्माण कार्य किसने किया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक डिस्ट्रॉयर है। क्या है? ये डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इसका उपयोग करके कह सकते हैं कई सारे युद्धों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारी नेवल स्ट्रेंथ क्या हुई है? मजबूत हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर से हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ जीएस साधना पे जाकर के हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म को रिवीज करिए। और जो लोग बीपीएससी ट्री की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग एडॉप ऑफ नॉलेज प्लेटफॉर्म पर जाकर के जुड़िए। जुड़ने के साथ साथ हाल ही में पॉलिटी का बैच और मैथ्स का बैच चल रहा है, जिससे पास करके भारत में शिक्षा के जो एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि जड़ है भारत की। ठीक है, भारत शिक्षक गुरु बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता। ये दुर्भाग्य की बात है। तो शिक्षक बनिए, भारत को एक विश्व गुरु बनाने की तरफ अपना योगदान दीजिए और भी लोगों को शिक्षित करिए। ये सबके भाग्य में नहीं होता है, तो आपके भाग्य में है। बीपीएससी ट्री के लिए जितने लोग बिहार के हैं पेपर में शामिल हो और तैयारी के लिए एडॉप ऑफ नॉलेज प्लेटफॉर्म का यूज करें। वहां पर जाकर के आप कह सकते हैं बीपीएससी ट्री की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पॉलिटी से स्टार्ट होगी। पॉलिटी मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैथ्स अवधेश सर वगैरह पढ़ाएंगे। और भी टीचर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पास कराने के लिए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के साथ बीपीएससी ट्री को क्वालिफाई करें। तो चैनल पर जुड़िए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।